नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है। आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th-12th के साइंस के चैनल पे। बच्चों, केमिस्ट्री में हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज है लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसे रिवाइज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में किया था वो था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हर एक लेक्चर में आने वाले इस चैप्टर के और आगे आने वाले चैप्टर्स तक काम आएगा। मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था कि जो हमारा कूलम्स लॉ है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं एक पॉइंट चार्ज के लिए, फिर उसी से हम लोग डायपोल मूवमेंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर सेकेंड चैप्टर में उसी से पोटेंशियल आता है, फिर थर्ड चैप्टर में कहीं ना कहीं पोटेंशियल के इस्तेमाल से करंट, और ये सब के रिलेशन जो है बनते हैं। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो कूलम्स लॉ है वो आप कह सकते हो पहली किताब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फाउंडेशन वाइज। अगर बात करें, अगर वो नहीं आता, वो कमजोर है, तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग आप खड़ी करोगे फर्स्ट किताब की, वो जो है वो बहुत जल्दी ढह जाएगी। कूलम्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। अगर हम लोग एक सेकंड में रिवाइज करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ में जो फोर्स होती है वो बराबर होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। यहाँ पे Q1 और Q2 जो है वो चार्ज है और R जो है उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है और K जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको अगर याद हो तो हमने इस K को और एक्सपैंड आगे किया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था, अगर आपको याद हो। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास दोनों सेम ही हैं, एक ही बात है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 3 को आज हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको याद हो तो एप्सिलॉन को हम लोगों ने परमिटिविटी कहा था। अब फिजिक्स में या मैथ्स में रिलेटिव का मतलब होता है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक जो है वो किस काम का है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा इनिशियली लगेगा कि यार ये क्या ही हो रहा है, लेकिन जब आप सेकंड चैप्टर में पहुंचोगे और वहां पे आप कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो जब आप कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पे पहुंचोगे, और हो सकता है आप में से कुछ के स्कूल्स में हो भी गया हो, तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अभी भले ही इसकी इंपॉर्टेंस आपको लगेगा आप ये क्यों कर रहे हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिहाफ पे बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि रेशो ऑफ force between two charges in vacuum with respect to force in any medium when kept at सेम डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है आओ जरा समझे। आपने क्या किया, आपने केस 1 में दो चार्ज लिए, एक है Q1 एक है Q2 हर बार की तरह, और इनके बीच में जो डिस्टेंस आपने लिया वो लिया स्मॉल r छोटा r। अब जो फोर्स आएगी इन दोनों, और ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे वैक्यूम में, जिसको हम लोग फ्री स्पेस भी बोल देते हैं, वहां पे खड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस सेकंड की बात करूं, तो मैं इन्हीं दो सेम चार्जेस को अब वैक्यूम में रखने के बजाय एक दूसरे मीडियम में रख देता हूं। अगेन दिस इज Q1 दिस इज Q2, और इन दोनों को अब मैं एक मीडियम में रख देता हूं। लेट से वो कोई भी हो, वाटर हो, वो
वो एयर हो, एयर भी वैक्यूम से कुछ तो हद तक अलग ही होती है, वो हनी हो, वो लोहे के रॉड के ऊपर दो चार्ज रख दिए, मतलब मीडियम बदल दिया। तो इस केस में जो हमारी जो फोर्स है वो बदल के कितनी हो जाएगी, फोर्स मीडियम में हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बाकी सब तो सेम रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो है एप्सिलॉन की वैल्यू, और बाकी सब चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट। सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है मीडियम चेंज होने पे। हमने चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे ही रखा है। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डेफिनेशन के हिसाब से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परिभाषा के हिसाब से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, कापा मतलब क्या ही है, कप्पा कापा ऐसा बोलते हैं इसको, और इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन में इन मीडियम। यानी अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूं, अपॉन में मैं उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रखता हूं, तो इसके फोर्स के रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एक्चुअली इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोलते हैं वो आपको 5 मिनट में समझ में आने वाला है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो चार्जेस को मैंने एक बारी वैक्यूम में रखा और एक बारी मैंने उसको फ्री स्पेस में रखा, तो उन पे जो फोर्स लग रही है, वैक्यूम में रखा सॉरी, और मीडियम में रखा, नॉट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम में रखा और मीडियम में रखा, कोई भी एक मीडियम में जो कि वैक्यूम या फ्री स्पेस नहीं होना चाहिए उसमें रखा, तो उनके फोर्स के जो रेशो है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दैट रेशो इज बेसिकली नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस रेशो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है, पहली बात तो ये तो एक चीज हो गई। ऑल्सो मैं चाहूं तो फोर्स इन वैक्यूम की जगह रख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीडियम में रख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो शायद आपको ये दिख ना रहा हो, मैं इसको एक बार ही ऊपर ही लिख देता हूं, ये ना हो कि दिखे ना आपको, एक सेकंड में इसको ऊपर ही लिख देता हूं। ऑल्सो अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं वैक्यूम की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीडियम की अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगेन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा नीचे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर चले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे और आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको शायद समझ में आए कि इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोलते हैं। एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी। अब अगर मैं किसी की भी परमिटिविटी निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल, ओरिजिनल से हमारा कहने का मतलब वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो किसी की भी परमिटिविटी अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो रेशो है इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहा जा सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। तो क्या ऐसा कहते हैं कि इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, और वो डेफिनेशन क्या बन सकती है आओ जरा समझे। तो हेंस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हो, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है और वो है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझे ना? यानी फ्री स्पेस जो है उसकी परमिटिविटी को अगर मैं नीचे रख दूं और मैं मान लो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहता हूं, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहता हूं, तो वाटर के ऊपर रख दूं। समझ रहे हो ना? मान लो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहता हूं ग्लास का, लेट अस सपोज, तो ऊपर क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ ग्लास, नीचे क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब नीचे तो हमेशा फ्री स्पेस वैक्यूम की परमिटिविटी आएगी, ऊपर जो परमिटिविटी आएगी वो उसकी आएगी जिसका आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अब हर एक बार जब ये टॉपिक कराया जाता है तो 12th का बच्चा सोचता है कि ये क्यों कराया जा रहा है, क्या इसका कोई काम है? तो आंसर है हाँ, काम तो है ही, ऑब्वियस सी बात, तभी करा रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सेकंड चैप्टर के अंदर होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सेकंड चैप्टर में डाल देते तो बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं वो नहीं आते कि यार ये यूज कहाँ हो रहा है ना, समझ रहे हो? बट ठीक है, ये है वैसे फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन इसका इस्तेमाल सेकेंड चैप्टर में होने वाला है। डन है?
तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक बहुत ही आसान सा सवाल आ रहा है, बस ये सवाल इसलिए करा रहे हैं ऑल्दो ऐसे सवाल आना एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खासकर फिजिक्स में। देखो मैं आपको ना थोड़ी सी एक नॉलेज देता हूँ। फिजिक्स में दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमेशा। एक जो इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो हमेशा इंडिविजुअल अकेले आए, 2 नंबर का एक सिर्फ न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, वो अक्सर थोड़े से घुमावदार, थोड़े से मुश्किल होते हैं। मुश्किल गलत शब्द है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े घुमावदार होते हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ सकता है। लेकिन एक न्यूमेरिकल होते हैं जो हमेशा डेरिवेशन के साथ होते हैं। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब वो 3+2 के फॉर्मेट में, तो 3 नंबर की डेरिवेशन होती है और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल होता है। तो वो जो 2 नंबर का न्यूमेरिकल डेरिवेशन के साथ होता है वो अक्सर बहुत इजी होता है, और यही कारण है कि हम लोगों को एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सब कुछ है, फिजिक्स में एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी किताबें और एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन वो तब करनी होती है जब आपको एनसीईआरटी हो जाए। अब अगर आपके पास एनसीईआरटी हो गई है तो हमें ऑब्वियस सी बात है अलग किताब पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि जो सवाल है, पहली बात तो ये एनसीईआरटी का, क्या ये वाले सवाल इतने इजी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं? तो आंसर है यस। बट किस तरीके से आते हैं? छुपे हुए आ गए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ गए, एमसीक्यू, अब तो आपको पता है 20% एमसीक्यू आ रहा है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेरिवेशन के साथ भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन अ स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस, एक चार्ज हमारे पास है 2 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, और एक चार्ज हमारे पास है 3 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, और हमने इनके बीच में जो डिस्टेंस रखा है वो रखा है 0.3 मीटर। एक्चुअली इट इज 30 सेंटीमीटर, लेकिन उसको 0.3 मीटर कर दिया। हाँ, एक्सपर्ट इन एयर, वाह जी वाह। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन प्लेस 30 सेंटीमीटर इन एयर होगा, पता नहीं क्या ये। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना भाई। फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे K हमारे पास आ चुका है क्योंकि एयर है या वैक्यूम है। न्यूमेरिकल करते हुए एयर वैक्यूम लगभग एक ही बात होती है। K की वैल्यू आ गई 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 2 इंटू में 10 की पावर -7। Q2 कितना आ गया हमारे पास? 3 इंटू में 10 की पावर -7 अपॉन में R कितना हमारे पास? 0.3। इसका हमें स्क्वायर कर देना होगा, है ना। मेरे हिसाब से काफी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है। ये तो आ गया हमारे पास 9 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर 9 था, 7 था, 14 था, मेरे साथ 10 की पावर -5 बच गया। बाकी यार कैलकुलेशन तो देख लेना, मेरी वैसे ही कमजोर है। 0.09 आ गया, ये भी कट जाएगा। 10 की पावर -2 वो आप कट ही गया, तो 6 इंटू में 10 की पावर कुछ न्यूटन में, कहने का मतलब है आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो गया। बहुत ही सिंपल है यार, मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको आई लव यू भी मिलेगा बच्चा, क्योंकि इतना प्यारा सवाल है। ऐसे सब ये सब इतने इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आई लव यू ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रकार का लव लेटर है अपने आप में। मतलब अगर आप अपनी मतलब समझो उसको एक लव लेटर लिखना चाहते हो, तो आप ये क्वेश्चन भी लिख के दे दोगे ना, वो इतना खुश हो जाएगी कि आपको अंदाजा भी नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इतने प्यार भरे शब्द इस क्वेश्चन में लिखे हुए आप देख सकते हैं। इससे आसान, इससे प्यारा, इससे प्यारी लाइन कोई नहीं हो सकती बच्चों। वेरी गुड, डन है। तो ये मेरे पास ये वाला जो सवाल है वो हमारा चलेगा, डन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD या QO, बात देखिए, आर प्लेस लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ, हाँ तो ये ABCD है तो फिर ये D ही होगा, है ना। ABCD पे चार्ज रखे गए। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज जो कि 1 माइक्रोकूलम का प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आप देखो बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर में यहां पे हमारे पास A आ गया, यहां पे हमारे पास B आ गया, यहां पे हमारे पास C आ गया और यहां पे हमारे पास D आ गया। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो साइड 10 हो जाएंगी, और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया है विच इज ऑफ कितना? 1 माइक्रोकूलम।
विच इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। और यहां पे हमारे पास 4 चार्ज बैठे हुए हैं। एक है 2 का, यहां बैठा हुआ है हमारे पास -5 का, यहां बैठा हुआ है 2 का, और यहां बैठा हुआ है -5 का। आपको यह बताना है कि ये चारों चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये चारों के चारों चार्ज इस वाले चार्ज पे कितनी फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात आप इतना बताओ, अगर आप समझदार हो तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला 2 कूलम का, माइक्रोकूलम का, और ये भी हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का है। तो अगर मैं यहां पे आपको वेक्टर की मदद से समझाऊं तो ये जो ए वाला चार्ज है इस वाले पे अगर इधर फोर्स लगाएगा तो ये सी वाला भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स ए वाले की है और ये फोर्स सी वाले की है। क्यों? ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ए वाला फोर्स लगा देगा उधर। ऐसे ये सी वाला भी पॉजिटिव है और यहाँ पे बैठा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है, अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज चला जाएगा इधर। अब क्या एफ ए और एफ सी की फोर्स इक्वल और अपोजिट होगी? आंसर यस, क्योंकि दोनों चार्ज भी सेम और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो एज फोर्स ए और फोर्स सी बराबर भी है और अपोजिट भी है, मतलब दे आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्सेस बराबर तो हैं, लेकिन बीच में आपको माइनस भी लगाना है क्योंकि वो अपोजिट है। अच्छा, अब यही बात हम लोग कर लेते हैं बाकियों के लिए। जैसे कि ये बी है, अब बी वाले पे चार्ज माइनस है, इस वाले पे प्लस है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स हो गई बी वाले की। अब ये वाला चार्ज क्या माइनस, ये वाला क्या प्लस, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगेन हुआ क्या, जो एफ डी वाली फोर्स है और एफ बी वाली फोर्स है ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही आ गई। अगेन एफ डी वाली फोर्स एफ बी वाले फोर्स के इक्वल और क्या आ गई? अपोजिट आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली फोर्स इसे कैंसिल कर देगी बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड ये वाली फोर्स इसे कैंसिल कर देगी। तो क्या हम ऐसा कहते हैं, एज force A will cancel force C, है ना, whereas force D will cancel force B। तो क्या हम ऐसा घोषणा कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी वो आएगी 0। हेंस जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0। टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो हमारे इस बीच में बैठे हुए चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 0। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क का आता है, ये बात बहुत ध्यान सुनिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क का आया तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि यार नेट फोर्स इज 0 ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द चार्जेस। सिमेट्री ऑफ द चार्जेस मतलब इधर का चार्ज इधर के बराबर है, इधर का चार्ज इसके बराबर है, तो सिमेट्री ऑफ चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? 0 हो गई है। नेट फोर्स जो है वो 0 हो गई है। और अगर 2 मार्क्स का है तो इतना लिख देना, इससे ऊपर ही आएगा नहीं। डन है? ओके, डायग्राम बना के दिखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर थियोरेटिकली हर साल कहीं ना कहीं यूटी में या आपको हाफ ईयरली में या आपको फाइनल बोर्ड में क्वेश्चन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी आपको फिलहाल सिमिलैरिटी लिखनी है, फिर आपको डिससिमिलैरिटीज भी लिखनी है, मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों लिखनी है। उससे पहले अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज से पहले आपको याद दिला दें, कूलम्स लॉ तो आपको याद ही है कि भैया अगर ये हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास चार्ज है ना, और ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है K Q1 Q2 बाय R²। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा भूल गया हो तो इन केस उसको याद दिलाऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास m1 मास होता था, ये हमारे पास m2 मास होता था और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो R होता था। तो फोर्स जो होती थी वो G m1 m2 बाय R², ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हुआ करती थी और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ करती थी। अब हमें आप देख सकते हो फॉर्मूला कहीं ना कहीं दोनों का R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हमने पहले भी कंपेयर किया हुआ है। दोनों कहीं ना कहीं सेम से साउंड करते हैं, ऑल्दो सेम नहीं है लेकिन सेम से साउंड करते हैं। तो दोनों के फोर्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहली सिमिलैरिटी दोनों में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों
इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है दोनों केसेस में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप देख सकते हो उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो उसके इनवर्सली है, यहां पे भी अगर बीच में डिस्टेंस r है तो उसके भी इनवर्सली है। ठीक है जी। सेकेंड, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग रेंज। दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हैं और लॉन्ग रेंज भी हैं। कंजर्वेटिव भी हैं और लॉन्ग रेंज भी हैं। इसका क्या मतलब है? कंजर्वेटिव का मतलब दो चार्ज है हमारे पास, अगर मैं इसके अगेंस्ट काम करता हूं, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं दोनों को पास लेके आता हूं तो मैं फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, बिकॉज फोर्सेस चाह रही हैं कि हम उसको दूर लेके जाएं। वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जिनके अगेंस्ट किया गया काम स्टोर कर लेता है एनर्जी की फॉर्म में, या फिर जिनमें किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अभी के लिए दो पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं उनको पास लाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। अब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो दोनों दूर भाग जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को स्टोर कर लिया है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं ग्रेविटी के देखो अगेंस्ट काम कर रहा हूं, अब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, छोड़ने पे नीचे आएगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर मैं एक चेयर को रगड़ते हुए फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट लेके जाऊं तो क्या होगा, आंसर है क्या चेयर वापस आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। लॉन्ग रेंज से कहने का मतलब है दोनों की दोनों फोर्सेस ऐसा नहीं है कि छोटे डिस्टेंस तक लगती हैं, नहीं नहीं नहीं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस पे लगती हैं, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तीसरी अगर बात करें, कंजर्वेटिव भी हैं, लॉन्ग रेंज भी हैं और सेंट्रल भी हैं। दोनों के दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस से कहने का मतलब है कि दोनों अपने अपने चार्ज के और मास के सेंटर से लगते हैं। वैक्यूम ऑपरेटेड हैं। वैक्यूम ऑपरेटेड से कहने का मतलब है बच्चों, ये वैक्यूम में भी लग सकती हैं। इनको लगने के लिए किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकती हैं, इनमें लगने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें जो कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा, इससे पहले वैक्यूम ऑपरेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वैक्यूम में लगती है, नहीं, वैक्यूम ऑपरेटेड का मतलब है कि ये वैक्यूम में भी लग जाते हैं। इनको लगने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप इस लाइन से ये मत समझे कि ओनली वैक्यूम ऑपरेटेड लिखा हुआ है, नहीं, यहां पे लिखा हुआ है कि ये वैक्यूम में भी लग जाती हैं। जैसे कई फोर्सेज हैं, जैसे कि साउंड की फोर्स है, उसको लगने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, लेकिन ये दोनों ही फोर्सेज को बिना मीडियम, बिना माध्यम के हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों फोर्सेज बच्चों फंडामेंटल फोर्सेज हैं। फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, शायद आपको पता हो 11th क्लास। फंडामेंटल फोर्सेस वो होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, कारण नहीं जानते कि वो फोर्सेस कहां से आई। बोथ द फोर्सेस आर फंडामेंटल, मतलब हम नहीं जानते कि वो फोर्सेस कहां से आई, उनके आने का क्या कारण है, उनके ओरिजिन का क्या कारण है। जैसे हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, बट क्यों करता है हमें नहीं पता। हम मतलब आप ऐसे बोल देते हैं कई बार, बहुत सारी थियरीज हैं पॉजिट्रॉन, फोटॉन्स, एंटी फोटॉन्स की, लेकिन एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, हम बोलते हैं इसका कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर वो कहां से आई कोई नहीं जानता। सेम गोज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जब मार्कर है वो छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आई कहां से ये कोई नहीं जानता। दोनों के दोनों फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस कहलाई जाती है, मतलब हमें कारण नहीं पता कि ये कहां से आई है। डन है? पक्का? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। तो ये 5 हो गई सिमिलैरिटी, पहले एक्चुअली 6 हो गई। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड लॉन्ग रेंज को आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। सेंट्रल फोर्सेस सेंटर से लगती हैं, वैक्यूम ऑपरेटेड है और फंडामेंटल है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें डिससिमिलैरिटीज की, तो ऐसा नहीं है कि इनमें डिससिमिलैरिटीज नहीं है, इनमें काफी सारी डिससिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे पहली डिससिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक force is much stronger than gravitational force। ओहो, घंटी में अलार्म बज गया है, सॉरी फॉर दैट। आइए बंद हो जाएगा, आवाज आ रही होगी। ये हमेशा मेरी बेइज्जती कराता है। मैंने इस घड़ी में अलार्म तो लगा दिया,
लेकिन मेरे को बंद करना नहीं आ रहा भाई। कोई बात नहीं बच्चों, इंटरनेट पे सीखेंगे, यूट्यूब पे सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पे जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। साइंस एंड फन, लर्न एंड फन उसमें से एक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है एक्चुअली। अगेन अगर आपको 11th क्लास याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया की सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आफ्टर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई एक्चुअली देखा जाए तो मेल ही नहीं है। स्ट्रेंथ के बिहाफ पे बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज always attractive, whereas electrostatic force can be attractive और रिपल्सिव। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब जानते हैं हमेशा अट्रैक्ट होती है। दो मास कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते ग्रेविटेशनल फोर्स वाइज, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चार्ज जो है, अगेन रिपीट करने वाली शायद बात नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा होता है। ठीक है जी। और इनमें क्या डिसिमिलैरिटीज हैं आपको जो दिखी? हाँ जी, एक डिसिमिलैरिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। थर्ड और आखिरी डिसिमिलैरिटी, और वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो मीडियम इंडिपेंडेंट है। अब मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। आपको शायद फॉर्मूला याद हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में r²। तो जो ये G है आपको शायद याद हो, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था। इसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू में 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 kg -2। लेकिन ये जो वैल्यू होती थी ये कभी चेंज नहीं होती थी। आप हवा में हो, आप पानी में हो, आप शहद में हो, आप दूध में हो, आप किसी के दिल, कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फोर्स रहती है बच्चों, ये जो जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें जो कि आप जानते ही हैं, वहां जो कांस्टेंट आता है वो के आता है, और जो के है बच्चों वो मीडियम चेंज होने पे चेंज होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वैल्यू बदलेगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहां पे बात चलती है। डन है, डन है, डन है, डन है। आगे बात करते हैं। तो यहां तक आप कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बीच के फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब हम लोग बात शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि इस चैप्टर का अगला एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चैप्टर 50% खत्म हो गया, नहीं, चैप्टर काफी बड़ा है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि चैप्टर 50% समाप्त हो चुका है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ऐसा कहना गलत है। हाँ, ऐसा कहना सही है कि हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ गए हैं, जहां से हमारी मेन फॉर्मुलेशंस आएंगे, चीजें फॉर्मुलेट के, मतलब कि हम उसको अब फॉर्मुलेट करेंगे, जहां पे हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टॉपिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करें, और एक हो सकता है हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करें। थ्योरी वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप जरा समझते हैं। थ्योरी वाइज हमारे पास यहां पे मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास कितने एरिया तक, ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास कितने एरिया तक अपना इंफ्लुएंस दूसरे चार्जेस पे लगा सकता है। यानी कि या देखो, फील्ड का मतलब इलाका होता है। अब मैं कितने एरिया तक बच्चों पे इंफ्लुएंस कर सकता हूं, वो मेरा इलाका है, विच इज आर अकेडमी, हमारी ब्रांच। हमारा बच्चा हमारी ब्रांच में अगर कुछ बदतमीजी करता है तो ऑब्वियसली बात है हमारा उस पर कंट्रोल है।
लेकिन एकेडमी के बाहर जाके क्या कर रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अरे यार आप इसको भावनात्मक मत ले जाना कि बच्चा बाहर गया आपने उस पर ध्यान अरे मैं यार अब समझे, मैं एकेडमी के अंदर बैठा हूँ, वो एकेडमी के बाहर कुछ कर रहा है मुझे कैसे पता, लेकिन वो मेरे कमरे में है, मेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है और मैं उस पर इन्फ्लुएंस डाल सकता हूँ। ऐसे एक चार्ज अब यार इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि आप सबके पास जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जो हमारा वो सेंटर लॉकिंग होती है जिससे हम ऑन करके ऑफ करके गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो एक सर्टन रेंज तक चलती है ना। अब मान लो आपके पास वो सेंटर लॉकिंग ये वाला चाबी, वो चाबी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई। अब गाड़ी अगर इतने एरिया में कहीं पे खड़ी हुई है तो वो गाड़ी को ऑन या ऑफ कर देगा, लेकिन अगर गाड़ी इतने एरिया के बाहर है, मान लो आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, तो वो आप जितना मर्जी बटन दबा लो वो ऑन ऑफ नहीं होगी क्योंकि आप उसकी फील्ड से बाहर चले गए। हालांकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारा अलग अलग खेल है ये तो लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस एग्जांपल को अगर मैं चार्ज की भाषा में बात करूं तो ये हमारे पास एक चार्ज है Q नाम का, और मैं इसके यहाँ पे एक Q0 नाम का चार्ज रखता हूं, तो क्या ये इसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है? तो ये इतने एरिया में आप कह सकते हो इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो ये जो इतना एरिया मैंने बनाया है, ये एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज अपने आसपास कितने एरिया तक एक फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कहा जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर बात करें तो मेरे पास यहां पे एक चार्ज है Q नाम का, यहां पे मेरे पास एक चार्ज है Q नाम का, ये Q नाम का चार्ज है, और ये Q नाम का चार्ज अपने आसपास बैठे हुए चार्जेस पे अपना इंफ्लुएंस दे रहा है। तो मैंने क्या किया, ये Q नाम के चार्ज के पास एक और चार्ज रखा विच इज Q0। अच्छा बात बताओ, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या आपके पास दूसरा चार्ज होना चाहिए? मतलब आपको यह पता लगाना है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर आपको यह पता लगाना है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो उसके लिए आपके पास दूसरा चार्ज तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये निकालना है कि ये कितने एरिया तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है तो आपके पास इसके लिए दूसरा चार्ज तो अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर आपके पास दूसरा चार्ज ही अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब जब हम दूसरा चार्ज लाते हैं इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हमारा जो मेन चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, दिस इज नोन एज हमारा सोर्स चार्ज। ये हमारे लिए सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज दूसरे आसपास बैठे हुए चार्जेस पे फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा, इन्फ्लुएंस लगा रहा, नहीं लगा रहा, वो चेक करने के लिए मेरे को एक और चार्ज तो लाना ही पड़ेगा ना। और वो मैं चार्ज कौन सा लाया हूं? Q0 लाया हूं। वो चार्ज मैं कौन सा लेके आया हूं? Q0। वो Q0 चार्ज मैं लेके आया हूं। अब ये चार्ज, क्या ऐसा कहना ठीक है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाया गया है? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाया गया है। आई रिपीट, क्या ऐसा कहना ठीक है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाया गया है ना? और इसीलिए इस वाले को हम एक टेस्ट चार्ज भी कहते रहते हैं। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लाया गया, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। और ऑब्वियस बात है, टेस्ट चार्ज जितना छोटा हो सके उतना बढ़िया है। इसको हम ऐसा कहते हैं वेनिशिंगली स्मॉल। थियोरेटिकली तो ऐसा कह सकते हैं कि इन्फानाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि देखो, हम इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर मैं इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो वाला चार्ज अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू का हो गया तो वो अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, अपना भी इंफ्लुएंस देगा। लेकिन मेरे को तो सिर्फ इसका इंफ्लुएंस निकालना है। इसको इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं यहां पे एक चार्ज रखता हूं, लेट्स से वो चार्ज है पॉजिटिव, या इसको मैग्नेट की फॉर्म में समझते हैं। आप मैग्नेट की फॉर्म में समझ पाओगे क्योंकि मैग्नेट से आप बचपन से खेलते आए हो। ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, कहीं पे ये मैग्नेट है। अब यहां पे मुझे चेक करना है कि ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे अट्रैक्शन लगा पा रही है कि नहीं। तो मैं यहां पे, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं छोटी मैग्नेट रखूं या एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखूं। अब अगर मैं बहुत बड़ी मैग्नेट रखूंगा
तो वो मैग्नेट इस वाली मैग्नेट को अगर अट्रैक्ट कर रही है तो वो इस वाली मैग्नेट का भी तो इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, वो इस वाली मैग्नेट का भी तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन अगर हम ये छोटी से छोटी, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी छोटी यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ना के बराबर होगा, सारा का सारा इन्फ्लुएंस हमारे सोर्स का होगा। और यही कारण है कि जो हम टेस्ट चार्ज रखते हैं वो हमें बहुत छोटे से छोटा, हम किताबों वाइज बात करें तो वेनिशिंगली स्मॉल रखना है। वेनिशिंगली स्मॉल का मतलब है इतना छोटा रखना है कि मान लो वो है ही नहीं, गायब हो गया। अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकली वो बदल जाती है। थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या है? थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा है कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। थियोरेटिकली बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। मतलब अगर मैं बोलूं थियोरेटिकली तो देखो, थियोरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से मतलब घूम फिर के वहीं आएगा। थ्योरी कहती है ये चार्ज अपने आसपास बैठे हुए चार्जेस पे इन्फ्लुएंस जहां तक लगा पा रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैथमेटिकली कहें, फॉर्मुलेशन वाइज कहें तो कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज, तो बात वहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो पर यूनिट चार्ज। कौन सा वाला चार्ज, ये भी ध्यान रखें, जिस पे फोर्स लग रही है, और जिस पे फोर्स लगती है वो कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही होती है। मैं कहीं पे यहाँ पे लिख देता हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही है, जहां फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में ही लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? F, चार्ज क्या है? Q नॉट। तो E आ गया हमारे पास F अपॉन में Q नॉट, E आ गया हमारे पास F अपॉन में Q नॉट। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। वेरी गुड, टेस्ट चार्ज है ये। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, अगर मैं यहां पे उठाऊं एक बात की प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने बता दिया, ये वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए, मतलब इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि पूछो मत कितना छोटा होना चाहिए, वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि मैंने वो कारण बता दिया। लेकिन दूसरा कारण, ये एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। हम इस चार्ज को पॉजिटिव मान के चलेंगे। इस चार्ज को पॉजिटिव क्यों मान के चलेंगे आप जरा समझे। पहली बात तो ये जो Q नॉट चार्ज है ये एक्चुअली तो कोई चार्ज होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी जो फॉर्मूले में वैल्यू ही नहीं आएगी। मतलब अभी आपको फॉर्मूले में Q नॉट दिख रहा होगा, जो चार्ज हम ला रहे हैं वो दिख रहा होगा, बट जब हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखना कि फॉर्मूले में Q नॉट तो आएगा ही नहीं। लेकिन वो बात की बात है। पहली बात ये है, पहला सवाल तो ये उठता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए जो हम पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको रफली बताई, ये वेनिशिंगली स्मॉल यानी कि बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी बताई एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव माना गया। क्यों माना गया? अब देखो, आप यहां पे जो चार्ज लाए मान लो पॉजिटिव, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलो, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और जो आप टेस्ट चार्ज लेके आए वो आप लेके आ गए पॉजिटिव और मैं लेके आ गया नेगेटिव, तो प्रॉब्लम क्या होगी? मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी लिखवाई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में। अब आप सोचो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हो तो ये इसको रिपेल करेगा और आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो मेरे लिए इधर आ जाएगी और हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी और हम दोनों आपस में इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। आप कहोगे लेफ्ट, मैं कहूंगा राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, सबके लिए डायरेक्शन वगैरह सेम आए। तो हमने टेस्ट चार्ज को ऐसा एज्यूम कर लिया, टेस्ट चार्ज को हमने ऐसा मान लिया, ये हमेशा अगर हम लोगों को कहीं पर टेस्ट चार्ज लाना भी पड़ रहा है तो भी हम पॉजिटिव नेचर का ही लाएंगे, क्योंकि ताकि आपके मेरे सब के आंसर डायरेक्शन मैच हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टेस्ट चार्ज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। ठीक है जी, डन है। अब हिसाब से बात करें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इज फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज वेयर Q नॉट टेंस टू जीरो। शायद आप लोग 11th में मैथ्स में पढ़ चुके हो। इसका मतलब होता है Q नॉट टेंस टू जीरो। लिमिट डाली हमने, आप इसको लिमिट भी लिख सकते हो कि जो LIM, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, मैथ्स में पढ़ रखा होगा आपने कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज तो है, लेकिन जो है टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो लगभग जीरो होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल भी शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही शून्य हो गई तो क्या होगा? तो फिर तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ही नहीं। कैसे लगा देगा? जब चार्ज ही नहीं तो फोर्स लगेगी नहीं। हाँ ठीक है। तो आज का आखिरी काम करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में चार्ज है, यस और नो? यस। तो यहां से अगर मैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो फोर्स की हो गई न्यूटन, चार्ज की हो गई कूलम, तो आ गया न्यूटन पर कूलम, आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डन 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 डन। ऑल्सो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस की बात करूं, तो ऊपर आ गए फोर्स के डायमेंशंस और नीचे आ गए चार्ज के डायमेंशंस, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है। अब फोर्स के लिए MLT-2 होता है और चार्ज के लिए होता है I इंटू में T, यानी चार्ज होता है करंट इंटू में टाइम। तो करंट के लिए I हो गया, इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो यूज A फॉर करंट, बट ठीक है I भी लेते हैं और T आ गया। तो अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास आ गया MLT-3 I-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन क्या आ गए? MLT-3 I-1। तो ये है आसान सा काम, ठीक है ना। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, जो कि होता है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जो लिमिट है वो टेंस टू जीरो होती है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डन है? ओके मेरे बच्चों, कोई सवाल मेरे बच्चों? डन मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज निकालेंगे। मतलब काफी डेरिवेशनल काम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अच्छा, जो बहुत इजी डेरिवेशंस हैं, जो बहुत ज्यादा आसान डेरिवेशंस हैं, उनको हम लोग स्किप कर देंगे, बिकॉज वो आप अपने लेवल पे कर भी सकते हो। क्योंकि अगर हम एक एक डेरिवेशन कराने लग जाएंगे तो फिर तो लेक्चर काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे, है ना। बाकी जो काफी डिफिकल्ट डेरिवेशन है उनको तो हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि पहले भी बात हुई थी। अगेन मेरा कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड आज इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन अब ये पूरे चैप्टर, जब हम इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर कर रहे होंगे, एकदम लास्ट, वो टॉपिक भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर निकालना। मतलब अब आज से लेके अगले लेक्चर तक जितने भी लेक्चर आएंगे, हर लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड जो है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, डन है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।